जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा, ठीक है, गैल्वेनिक सेल पढ़ा, ठीक, और भी बहुत कुछ पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाफ सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स को पढ़ा, ठीक। आज हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत विभव के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ये पॉइंट, ये आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, विद्युत रसायन में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग इसका डेफिनेशन नोट करें, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं, ठीक है। ठीक, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन electrode is dipped in the solution of its ion ions is called electrode potential of that electrode। यानी कि जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसी धातु के आयनिक विलयन में डुबाया जाता है तो उस धातु इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्याग करने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसकी माप उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, ठीक है। तो ये है इसका डिफिनीशन, ठीक। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इलेक्ट्रोड, धातु इलेक्ट्रोड है क्या, ठीक है। आपने देखा जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से दो इलेक्ट्रोड लगा दिए गए, ठीक, और इसमें इसी धातु का सॉल्यूशन भर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो धातु की प्लेट्स है ना, इसी को इसका इलेक्ट्रोड कहा जाता है, ठीक। ये चूंकि इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं क्योंकि इनका काम ही दो तरह का होता है। जैसे आपने गैल्वेनिक सेल में देखा, ठीक है, ये हाफ सेल है, ठीक, इसमें ये एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक, इसमें दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया दूसरी धातु का, ठीक है। मान लीजिए कि ये जिंक लगाया गया, जैसे डेनियल सेल में आपने देखा, ठीक है। डेनियल सेल में ये जिंक धातु का इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड है, ठीक। और ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। यानी कि इसी धातु का जो सॉल्यूशन है ना, जो विलयन है, इसी धातु का जो विलयन है उसी में इस धातु के प्लेट को चाहे रॉड को, है ना, डुबाया जाता है, ठीक। तो अब ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है, ठीक। ये क्या होता है कि ये नेगेटिव, ये इसमें गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, ये जिंक रॉड जो होती है नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, यानी कि इसको एनोड कहा जाता है, ठीक, क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन होता है। और ये पॉजिटिव प्लेट होता है, ठीक है, क्यों, और इसको कैथोड कहा जाता है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ठीक, लेकिन उनका काम अलग अलग है क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी कि अपचयन होता है, ठीक है। और इस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये एनोड कहा जाता है और ये नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि नेगेटिव प्लेट होती है और ये इसका पॉजिटिव प्लेट होता है। और इसको जब बाहर से, है ना, बाहर से जब जोड़ देते हैं, ठीक है, तो करंट फ्लो करने लगता है एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। और इस सॉल्यूशन को साइड बेस से जोड़ देते हैं। ऐसा आपने गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल में देखा है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और इसमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है किसी सोर्स से, ठीक है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, ठीक है। इस तरह से जो नेगेटिव बाहरी स्रोत के जो नेगेटिव प्लेट से जुड़ा होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है और जो पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा
ठीक है, यानी कि ये इसका एनोड होगा और ये इसका कैथोड होगा, ये इलेक्ट्रोड है इसका। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि इसी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, जो त्याग करने की चाहे ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो टेंडेंसी होती है, उसकी माप वही क्या होता है, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जरा समझिए इसको ध्यान से कि जब ही है ना इस सॉल्यूशन में जब ही इस प्लेट को, इस रॉड को जब भी डुबाते हैं, ठीक, जब ही इसके साल्ट सॉल्यूशन में, यानी कि इस धातु का जो जिंक धातु है चाहे कॉपर धातु है ना, जिंक धातु के लवण के विलयन में जब ही इसको हम डुबाते हैं तो इसकी ये प्रवृत्ति होती है, या तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, क्योंकि सभी धातुओं में ये प्रवृत्ति, ये टेंडेंसी अलग अलग होती है। ठीक है, ग्रहण करने की और त्याग करने की। ठीक है, अब ये इसके आयंस पर डिपेंड करता है, इसके इस प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कि वो लॉस करेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए जिंक के केस में देखिए, जिंक धातु की ये जो इलेक्ट्रोड है और जिंक सल्फेट के विलयन में जब डुबाते हैं तो इस जिंक की प्रवृत्ति होती है कि ये चूंकि, अच्छा एक चीज और समझिए, क्योंकि सभी मटेरियल, सभी धातु में, क्योंकि सभी चीज जो भी मैटर है दैट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, है ना, वो परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो अब ये जिंक परमाणु है ना, जो जिंक परमाणु जो जिंक धातु बनी हुई है ना, ये जिंक परमाणु की प्रवृत्ति होती है, क्या प्रवृत्ति होती है इसकी, ये जिंक एटम ये क्या करता है कि दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। जब जिंक सल्फेट के विलयन में इसको डुबाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, यानी कि इस पर कौन सी प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है इस पर, और ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। ठीक, तो अब ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा तो कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना, इसी धातु पर एकत्रित हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं तो समझ में आएगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगते हैं। ठीक है, और ये जिंक आयन के रूप में, यानी कि जो परमाणु था जिंक का, वो जिंक परमाणु के रूप में है ना इसी विलयन में जाने लगते हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन में जाने लगते हैं। ठीक, तो अब ये जब जाने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जमा होने लगता है किसी धातु पर, तो ये धातु क्या हो जाएगी, जो कि बहुत सारे ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। ठीक, नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसी पर जब जमा होंगे तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। अच्छा, अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको वायर से जोड़ दिया जाए तो इससे ये इलेक्ट्रॉन भी इस वायर में फ्लो करना शुरू करेगी इधर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो कॉपर है ना, ये कॉपर इलेक्ट्रोड ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनों को, है ना, ये कॉपर के जो परमाणु है इसमें, क्योंकि सभी धातु परमाणुओं से बनी होती है। ठीक, ठीक, और यहाँ पर जो जिंक सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, अगर इसको आयनाइज किया जाए तो ये कॉपर आयन, ठीक, इलेक्ट्रॉन से टूटेगा। ठीक है, तो ये कॉपर आयन जो होता है, सल्फेट आयन टूटेगा। ठीक है, कॉपर आयन सल्फेट आयन टूटेगा। ठीक है, तो ये कॉपर आयन क्या करते हैं कि इस इन इलेक्ट्रॉनों को जो जिंक से होकर के आ रहे हैं वो उसको कैप्चर कर लेंगे। ठीक, तो कॉपर में ये प्रवृत्ति होती है कि जैसे ही इस कॉपर इलेक्ट्रोड को, है ना, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाते हैं, तो क्या होता है कि ये कॉपर आयन, है ना, ये कॉपर के परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, है ना, इसी कॉपर पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, कॉपर परमाणु के। ठीक है,
जिसकी वजह से ये कॉपर की जो धातु इलेक्ट्रोड है वो कैसा चार्ज हो जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यानी ये धनावेशित हो जाती है, ठीक। और ये कैथोड का काम करती है क्योंकि इस पर रिडक्शन की क्रिया होती है। देखिए ये कॉपर, ठीक, रिडक्शन, ठीक है ना। इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन यानी कि अपचयन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, ठीक है, और इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब जरा समझिए कि यही इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है उसकी माप को ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। अब इस विद्युत विभव को ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, यहाँ पे चीज और बढ़ा लीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय लेटर ई, ठीक। इस ई से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जो इसकी प्रवृत्ति है उसकी माप को, है ना, टेंडेंसी है उसको ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा कि विद्युत विभव है क्या, ठीक है। जैसे इसको इसमें डुबाते हैं, है ना, वैसे या तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या फिर त्याग करेगा। किसमें डुबाते हैं, उसी धातु के, जिस धातु का इलेक्ट्रोड बनाया गया होता है, ठीक है ना, उसी धातु के लवण के विलयन में जब डुबाते हैं तो ये या तो धनावेशित हो जाएगा या फिर ऋणावेशित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसकी वजह से इस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। और अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ इसमें जिंक आयंस है, जिंक आयंस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। एक सरफेस बन जाता है इन दोनों के बीच, इस सॉल्यूशन, इस विलयन और इस धातु यानी कि जो सॉलिड फेज है और जो लिक्विड फेज है ना, इसके बीच एक पार्टीशन हो जाता है, ठीक है। और एक म्यूचुअल प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना, जिसकी वजह से इस पर या तो धनावेश या फिर ऋणावेश, इस पर इस धातु इलेक्ट्रोड पर या तो धनावेश उत्पन्न हो जाएगा या फिर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी को क्या कहते हैं, धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब जरा देखिए एक टर्म आता है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, थोड़ा इसको बता देते हैं, नोट करिए तब तक। ये है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक विद्युत विभव, ठीक है। जरा समझिए इस चीज को बता रहा हूं कि मानक विद्युत विभव है क्या, ठीक। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है, इसका शॉर्ट सर्किट से भर दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है, ये तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, इसमें जो प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की या ग्रहण करने की, तो ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। किसी भी कंसंट्रेशन पर, है ना, किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक है, और किसी भी प्रेशर पर, मान लीजिए आपने किसी भी प्रेशर को लगाया और उसका इलेक्ट्रोड विभव, लेकिन जब इसमें जो आयनिक सॉल्यूशन है इसकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर है, ठीक है,
मोल पर लीटर है ना। इस धातु के लवण का यानी कि धातु का जो आयन है इसकी सांद्रता अगर 1 मोल प्रति लीटर है और टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में जो इस पर विभव उत्पन्न होगा, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि मानक विद्युत विभव कहा जाता है, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है ना। बात समझिए आप, when the concentration of ions of the metal electrode is 1 mole per liter and temperature is 25 degree Celsius or 298 Kelvin at 1 atmospheric pressure, the potential created on the electrode is called standard electrode potential of that electrode and is denoted by E0। है, अब इसमें लिख देते हैं कि जब धातु आयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो तथा ताप 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन और यदि गैस का दाब 1 वायुमंडल हो तो धातु इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे E0 से चाहे E0 कुछ भी कर दीजिए प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अभी जैसा मैंने बताया कि when the concentration of ions of metal ion, the concentration of metal ion in the solution is 1 mole per liter at 25 degree Celsius temperature having 1 atmospheric pressure, then the potential developed on electrode is called the standard electrode potential of that electrode, okay, and it is denoted by E0, ठीक है ना। कहने का मतलब कि जब इस विलयन में धातु आयनों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो और अगर ताप 25 डिग्री सेल्सियस रखा जाए और यदि गैस है, यदि इस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रक्रिया में गैस उत्पन्न हो रही हो और उसका टेम्परेचर, उसका जो प्रेशर है 1 वायुमंडलीय दाब रखा जाए, 1 वायुमंडल पर रखा जाए, तो इस कंडीशन में इस धातु इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होगा उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, उस धातु का
मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, ये इसका विभव, ये परिभाषा है। ठीक है, अब जरा समझिए। अब जैसे आपने इस धातु इलेक्ट्रोड को इसमें लगाया, ठीक है, और जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है इस धातु के लवण का विलयन में, है ना, इस धातु आयनों की क्षमता अगर 1 मोल है ना, और टेम्परेचर अगर सबका से 25 डिग्री सेल्सियस रखा जाए तो इस धातु पर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, जो विभव क्रिएट होगा, उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, यही क्योंकि अच्छा अब देखिए यहाँ पर, अच्छा इसको नोट कर लीजिए तो उसके बाद बताते हैं आगे। ओके, यहाँ पे टर्म आता है फैक्टर्स on which electrode potential depends। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है ना, सबसे पहले तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस, ठीक है ना, इन द सॉल्यूशन। दूसरा नेचर ऑफ मेटल ऑफ विच इलेक्ट्रोड इज मेड। तीसरा टेम्परेचर। ठीक है, ये सब बातों पर निर्भर करता है। यानी कि सबसे पहले तो धातु के नेचर पर, उसी प्रकृति पर, किस तरह की धातु का, है ना, ये इलेक्ट्रोड बनाया गया है। ठीक है ना, इस पर निर्भर करता है। फिर धातु आयनों की विलयन में क्या सांद्रता है, इस पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है, और पूरे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इस बात को समझने के लिए हमें नस्ट इक्वेशन समझना पड़ेगा। ठीक है ना, जब हम आपको बताएंगे आगे नस्ट इक्वेशन है क्या, ठीक है ना, और कैसे उसको डेरिवेट किया जाता है ये बताएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप लोग इतना याद रखिए कि इन बातों पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोग समझिए। ठीक है, अब अगले वीडियोज़ में हम लोग ये जानेंगे कि इसका मापन कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है का, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मापन कैसे किया जाता है। हाउ वी कैन मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ऐसा इतना काफ़ी है। आप लोग इतना समझिए, जानिए, और फिर अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हाउ वी कैन मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, ठीक है ना, और कैसे हम इसका मापन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को धन्यवाद। ठीक, अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिल जाए और आप लोग समझ सकें, याद कर सकें, सीख सकें।